बंगाल में चुनावी घमासान जारी है। आज जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार और रोड शो। भारी संख्या में भीड़ होगी एकजुट और लगातार जीत का दावा कर रही है बीजेपी। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों के हड़ताल का आज दूसरा दिन। मुंबई में बैंक बंद, काम पर भारी असर। गुजरात में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। मंत्री ईश्वर पटेल कोरोना संक्रमित। 13 मार्च को ली थी वैक्सीन की पहली खुराक। यूपी में सीएम ऑफिस का भी फोन नहीं उठाते कई अफसर। 25 जिलाधिकारियों और 4 कमिश्नर से मांगा गया जवाब। सीएम योगी के रियलिटी चेक में हुआ खुलासा। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भारत में 2011-15 और 2016 से 20 के दौरान विदेशों से हथियारों के आयात में 33% कमी आई है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित आपूर्तिकर्ता देश रूस और उसके बाद अमेरिका रहे हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित रक्षा थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के चलते हथियारों के आयात में कमी आई है और स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल में भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदे हैं। हालांकि हथियारों के इस आयात में करीब 53% की गिरावट आई है और भारत अब रूस से पहले के 70% की बजाय महज 49% ही हथियार की खरीद कर रहा है। और इस मामले में भारत ने अमेरिका को भी बड़ा झटका दिया है। 2011 से 15 के बीच अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश था, लेकिन 2016 से 20 के दौरान अमेरिका चौथे पायदान पर चला गया है और भारत के अमेरिका से हथियारों के आयात के मामले में 46% की कमी आई है। 2016 से 2020 के दौरान इजराइल दूसरे और फ्रांस तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहे हैं। 2016 से 2020 के बीच भारत का फ्रांस से हथियार आयात 709% बढ़ा है और भारत ने इसी अवधि के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का करार किया था, जिससे फ्रांस से हथियारों के आयात में इतनी बढ़ोतरी हुई। राफेल विमान और उसमें लगी मिसाइलों को खरीद करके भारत के कुल आयात का आधा है और वहीं भारत का इजराइल के साथ हथियार आयात 82% बढ़ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे और इस दौरान वो बिशनपुर में रोड शो निकालेंगे और रैली में लोगों से रूबरू भी होंगे। बता दें कि जेपी नड्डा ये रोड शो बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में निकालेंगे और जानकारी के मुताबिक रोड शो और रैली के बाद नड्डा बिशनपुर में ही एक बैठक में भी शामिल होंगे, जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके बाद नड्डा कोतुलपुर में घोषालीपारा काली मंदिर में मैदान में वहां पर दोपहर 3 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव होना है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। बता दें कि 2 मई को वोटों की गिनती होगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, जिसे मात देने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने सीएम ममता को लगी चोट को लेकर के कहा है कि यह हमला लोकतंत्र पर है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। देखिए, बंगाल का चुनाव जब से 1.5-2 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, हिंसक तृणमूल के कार्यकर्ता भी मारे गए। तो ये मेरे कार्यकर्ता बनाम तुम्हारे कार्यकर्ता की कवायद नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में बड़ा से बड़ा नेता हो या छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, अगर उस पर चोट आती है, उस पर हमला होता है, तो वो लोकतंत्र पे हमला है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बंगाल में इसको न्यू नॉर्मल किया गया है।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति जब वेंडलाइज की गई थी, वो कौन से दल के लोग थे? क्या क्या नहीं हुआ वहां? संदेश तभी से आ गया। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर हमला करते हुए ये कहा है कि सीएम ममता का कहना सही है कि पीएम मोदी हर फ्रंट पर विफल रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर भी वो विफल रहे हैं। इन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। ये कहना उनका सही है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, जिनसे देश को बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, लोगों ने बड़ी आशाएं जोड़ी थी, इस 7 साल में लोगों ने महसूस किया है कि हमारे प्रधानमंत्री एक सक्षम प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, क्योंकि हर फ्रंट पर वो विफल रहे हैं। चाहे वो आर्थिक फ्रंट हो, रोजगार का फ्रंट हो, किसान का फ्रंट हो, कानून व्यवस्था की बात हो, जिस फ्रंट को भी ले लीजिए, इस 7 साल में न सिर्फ भारत के अंदर, दुनिया के में हमारी निंदा हो रही है, हमारे देश की निंदा हो रही है। चाहे लोकतंत्र को लेकर हो, चाहे प्रेस की आज़ादी को लेकर हो, ह्यूमन राइट्स को लेकर हो। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 7 साल में प्रधानमंत्री असक्षम प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा तय करने का मुद्दा छेड़ दिया है। अपने तर्क के समर्थन में रावत ने चुनाव से पहले सीएम तय न करने की कांग्रेस की परिपाटी को भी उन्होंने तोड़ने की पैरवी की है। और रावत का ताज़ा बयान बीते रोज श्रीनगर में हुई जनाक्रोश रैली के बाद आया है और इस रैली में उमड़ी भीड़ की वजह से कांग्रेस काफ़ी गदगद है। रावत ने यह कहा है कि ताल्लुक यदि बोझ बन जाए तो बदलना बेहतर है। चुनाव से पहले सीएम तय करने की परंपरा को उसी तर्ज पर देखा जाना चाहिए और आज लोग स्पष्ट तौर पर चुनाव में निर्णय करने से पहले चेहरा देखते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर लगातार सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में भी होने हैं और उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्य दल 2 ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस उत्तराखंड में, और दोनों की तरफ से, क्योंकि बीजेपी में कुछ आपसी घमासान दिखाई दिया, आपसी उथल पुथल कुछ दिखाई दिया और इसी वजह से सीएम का चेहरा बीजेपी को वहां पर बदलना पड़ा और अब उसका असर कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत और पूर्व सीएम भी रहे हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इस पूरे मसले पर एक सलाह कांग्रेस को दी है, या यूं कहें कि एक नसीहत दी है कि अपनी परंपरा को बदलना होगा, सीएम का चेहरा अब बताना ही होगा, क्योंकि सीएम का चेहरा पहले देखते हैं लोग और उसके बाद अब वोट करते हैं। यानी कि ताल्लुक अगर बोझ बन जाए तो उन्हें बदलना ही ठीक है। ऐसी उन्होंने बात कही है। पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार सक्रिय हैं उत्तराखंड में और जनाक्रोश रैली कर रहे हैं और इसके अलावा भी अलग अलग तरीके से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के आपसी मनमुटाव को वहां पर भी देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस घेरने पर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है उस पर भी तंज कसा गया है कि चेहरा बदलने से कोई फायदा बीजेपी को होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी भी तरफ से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। अगर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रीतम सिंह लगातार वो भी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हरीश रावत भी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का प्रचार कर रहे हैं और ताकि बीजेपी को हराया जा सके आने वाले विधानसभा चुनाव में। यो मोदी बनाम कांग्रेस के लोकल व्यक्तित्व में कर चुनाव को कन्वर्ट करते हैं। हमको अपने लोकल चेहरा आगे करना चाहिए, हमको कहना चाहिए ये हमारा चेहरा है, इसकी नेतृत्व में हम यहाँ चुनाव लड़ें, ताकि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय व्यक्तित्व जो है चुनाव में आमने सामने हों। जब कांग्रेस अपना चेहरा लेकर के आएगी तो भाजपा से भी लोग पूछेंगे कि भाई मोदी तो ठीक है, वो तो दिल्ली में है, वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, यहाँ तुम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यह कहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है और इसको लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरह से देश के लिए विफल साबित हुई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। आदरणीय राहुल गांधी जी पहले दिन से जिस तरह मुद्दों, विषयों और तथ्यों को देश के समक्ष रखने का कार्य कर रहे हैं, कोरोना काल के दौरान
गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और देश की जो हालात है, स्थिति है, महंगाई, इन तमाम विषयों पर जिस तरह देश का नेतृत्व आज की वर्तमान सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, यह स्पष्ट हो चुका है कि यह सरकार पूरी तरह देश के लिए। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब राज्य के मंत्री ईश्वर पटेल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि 13 मार्च को ही मंत्री ईश्वर पटेल ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी और हालांकि वैक्सीन की खुराक का असर 14 दिन के बाद होता है और एक्सपर्ट 14 दिन तक संभल कर रहने की हिदायत देते हैं। मंत्री ईश्वर पटेल को 2 दिन पहले कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे और बाद में उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मंत्री ईश्वर पटेल में सामान्य लक्षण थे और उन्होंने अभी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक भी ली थी। वर्तमान में उनका इलाज अहमदाबाद के संयुक्त राष्ट्र मेहता अस्पताल में चल रहा है और इस बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद में 8 इलाकों में दुकानें, मॉल और क्लब हाउस को रात 10 बजे बंद करने का आदेश दिया गया और अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट शहर में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच के दौरान अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों की एंट्री भी अब नहीं होगी, यानी कि मैच के दौरान दर्शक दीर्घा अब खाली रहेगी और बीसीसीआई का ये फैसला पांव पसारते कोरोना को देखते हुए लिया गया है, जो कि आज के मैच के अलावा अन्य 2 T20 मैचों पर भी लागू रहेगा। आंध्र प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों में एकतरफा जीत हासिल करने के बाद सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस की निगाहें अब जल्द होने वाले तिरुपति लोकसभा सीट के उपचुनाव पर है और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद दुर्गा प्रसाद राव के असामयिक निधन के कारण होने वाले इस उपचुनाव में पार्टी को सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं और इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तिरुपति नगर निगम, नायडूपेटा, सुलरपेट और वेंकटगिरी नगर पालिकाओं के 125 वार्डों में से सत्तारूढ़ पार्टी ने 121 में जीत दर्ज की है। टीडीपी को सिर्फ 3 और बीजेपी को 1 वार्ड में ही सफलता हाथ लगी है। आंध्र प्रदेश में 75 नगर पालिका और 12 नगर निगम के चुनाव हुए थे, जिनमें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने सभी नगर निगमों और 73 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की है। पिछले 21 महीनों में वाईएसआर कांग्रेस की आंध्र प्रदेश में ये तीसरी बड़ी सफलता है और लोकसभा के साथ ही हुए विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनाने के बाद पहले ग्राम पंचायतों में और अब शहरी निकायों में इस पार्टी ने एक के बाद एक धमाकेदार जीत दर्ज की है। राज्य में टीडीपी और बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली वाईएसआर कांग्रेस संसद में ज़्यादातर सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। हालांकि नगरपालिका चुनाव में वरज ने उसके खिलाफ जनसेना के साथ तालमेल में चुनाव लड़ा था। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप ने एक बार फिर से सरकार और लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने के भीतर दिल्ली में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है और बढ़ते संक्रमण के बाद भी लोग मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बाजार, मंदिर, रेस्टोरेंट और प्रदर्शन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा चेहरे पर मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली और आसपास के इलाकों की पड़ताल की है। केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में केस बढ़ रहे हैं। यहाँ के पॉजिटिविटी रेट में इजाफे की बढ़त देखने को मिली है और मेट्रो के सफ़र के दौरान भी अब यात्री सामाजिक दूरी के नियम को भूल गए हैं। मेट्रो में कोरोना काल के पहले जिस तरीके से भीड़ बढ़ने लगी है जैसे पहले होती थी और यात्री पहले की तरह ही पास पास खड़े होकर के सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह और शाम के सफ़र के दौरान मेट्रो में पहले की तुलना में ज़्यादा भीड़ नजर आने लगी है। यात्री एक सीट छोड़कर बैठने के नियम का भी पालन नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा कई मेट्रो स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग की और हैंड सैनिटाइजेशन की ठीक से व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो रही है। जैसे जैसे भारत कोरोना वायरस की पहली लहर से बाहर आने का प्रयास कर रहा था, ठीक वैसे ही लोगों के व्यवहार में बदलाव भी होने लगा और इसकी पुष्टि तब और हुई जब दवा विक्रेताओं के राष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट मिली और इसके मुताबिक पिछले साल जुलाई से तुलना करने पर देश में सैनिटाइजर की बिक्री 85% तक और मास्क की बिक्री 35% तक गिर चुकी है। AIOCD के अध्यक्ष JS शिंदे का यह कहना है कि मास्क और सैनिटाइजर का कारोबार जितनी तेजी से बढ़ा था, आज उसी रफ्तार से नीचे भी आ गया है। चालान से बचने के लिए मास्क लोग खरीद रहे हैं, लेकिन बिक्री में फिर भी गिरावट है। और वहीं IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल ने यह कहा है कि मुझे नहीं लगता कि लोग इस वक्त इतनी भी परवाह कर रहे हैं कि सैनिटाइजर नहीं तो साबुन से ही हाथ धोकर के संक्रमण को खुद से दूर रखें। नतीजतन रोजाना संक्रमण के मामलों में गिरावट की जगह बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और 15 से 31 मार्च 2020 के दौरान देश भर में 99,000 सैनिटाइजर बोतलों की बिक्री हुई थी। लॉकडाउन के दौरान घर में रहते हुए भी लोग सैनिटाइजर और मास्क खरीद रहे थे। इसी का नतीजा ये रहा कि जुलाई 2020 तक हर महीने देश की 8.50 लाख दवा दुकानों से 24 लाख से भी ज़्यादा सैनिटाइजर बोतलों की बिक्री हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली की तैयारियों में जुट गए हैं और किसानों का यह कहना है कि बीते 1.5 महीने से बॉर्डर पर ही उन्होंने अपने सभी त्यौहार मनाए हैं। इसी प्रकार होली भी यहीं पर मनाई जाएगी और इसके तहत सभी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत ने ये बताया है कि इस बार देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक होली गाजीपुर बॉर्डर पर मनाई जाएगी और उन्होंने ये बताया है कि 17 मार्च को बॉर्डर पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और ये पंचायत प्रति माह मुजफ्फरनगर के सिसोले गांव में आयोजित होती है, जो कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा बुलाई जाती थी। वो पंचायत इस बार यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर होने जा रही है और अग्रिम रणनीतियां इस पंचायत में ही बनाई जाएंगी। लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं और पिछले लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, अब एक और त्योहार दिल्ली में ही मनाने की तैयारी किसानों ने कर ली है। अब होली भी किसान दिल्ली में ही मनाएंगे, इस बारे में ऐलान कर दिया गया है और उसकी तैयारियों में भी किसान जो हैं वो जुट गए हैं। जो प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली में मौजूद हैं, जो वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, वो लगातार वहाँ पर चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे देश का राष्ट्रीय त्यौहार हो, चाहे कोई और त्यौहार हो, वो सभी त्यौहार जो हैं दिल्ली में धरना स्थल पर ही मनाए जा रहे हैं और ऐसे ही इसी कड़ी में अब होली भी वहाँ पर मनाई जाएगी। सोमवार देर रात मुंबई के अंधेरी में एक कार में आग लगने का मामला सामने आया है। इनोवा कार में अचानक ही आग लग गई और आग में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि जिस समय ये आग लगी उस वक्त कार में कोई नहीं था। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इसलिए इस मामले में अभी जांच चल रही है कि आखिर एक खड़ी हुई कार में आग कैसे लग गई।
महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के असर को देखते हुए उद्धव सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने 31 मार्च तक अब पाबंदी को बढ़ा दिया गया है और जिसके मुताबिक सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां और होटलों को सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोलना होगा और इसके अलावा सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ज़्यादा स्टाफ को तैनात करने के लिए कहा गया है। वहीं इन सभी जगहों पर तापमान जांचना और हाथों को सैनिटाइज करने की ज़रूरत रहेगी और ये ज़रूरी कर दिया गया है। इसके अलावा शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 कर दी गई है। वहीं अब सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार में भी अब 20 से ज़्यादा लोगों को शामिल होने की इजाज़त नहीं है। देश में कई राज्यों में आज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। देश के कुछ पहाड़ी राज्यों में आज पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिस कारण यहां पर बारिश और बर्फबारी होने की पूरी संभावना है और देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश रुक रुक करके देखने को मिल सकती है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 16 मार्च से अगले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी इस दौरान बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। देश एक और जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए आओ वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को हराएं अभियान अब चलाना शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला चिकित्सालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से सहायता केंद्र बना करके टीका लगवाने आ रहे बुजुर्गों की सहायता की जा रही है और वहीं सहायता केंद्र कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जिला भाजपा के अध्यक्ष रमेश रंगलानी के हाथों से करवाया गया। सरकार ने 2000 रुपए के नोट की छपाई बीते 2 सालों से नहीं की है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है। ठाकुर के मुताबिक नोटों की जमाखोरी को रोकने के लिए 2000 के नोटों की छपाई पर रोक लगाई गई है और उनके मुताबिक 30 मार्च 2018 को 2000 रुपये के तकरीबन 336.2 करोड़ नोट प्रचलन में थे, जबकि 26 फरवरी 2021 को 2000 रुपये के नोटों की संख्या मात्र 249.9 करोड़ रह गई है। और आपको बता दें कि सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था। तब 500 और 1000 के नोटों की छपाई बंद करके 2000 के नोट छापे गए थे। तर्क ये था कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, लेकिन अब अप्रैल 2019 से लेकर के अभी तक 2000 के नोटों की छपाई ही नहीं हुई है। यूपी के ललितपुर में महिला से बलात्कार का मामला सामने आया है और पीड़ित महिला का यह आरोप है कि रात में खेतों की रखवाली करने के दौरान खेत मालिक उदल सिंह ने शराब के नशे में महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और घटना के दौरान आरोपी ने पीड़िता के हाथ बांध दिए थे, जिस कारण वो बेहोश हो गई और सुबह बेहोशी की हालत में पीड़िता के पति ने उसे उठाया तो महिला ने रात में आप बीती अपने पति को सुनाई, जिसके बाद दोनों पति पत्नी आरोपी के खिलाफ बालाबेहट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए और आरोप है कि पुलिस ने आरोपी से मिलकर के ज़बरदस्ती 10,000 रुपये में दोनों का राजीनामा करा दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक ललितपुर से गुहार लगाई, जहां पर महिला की शिकायत दर्ज करके पुलिस मामले की कार्रवाई में अब जुट गई है। हमारे माहौली है रसोई के पास, उनकी उधर की हमारा खनवाई लाए थे तो उनने हमारे संग क्या हुआ थाने में? कछु नहीं, राजीनामा लिखवा ला। देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और ऐसे में सरकार का ये दावा है कि वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे तेज भारत में हो रहा है, लेकिन वहीं गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने अब इस पर चिंता जताई है और ये कहा है कि देश में टीकाकरण की गति धीमी है और इस दर से पूरी आबादी का टीकाकरण करने में कई साल लग जाएंगे। राज्यसभा में सोमवार को पेश गृह मंत्रालय की अनुदान की मांग संबंधी रिपोर्ट पर समिति ने यह भी चिंता जताई है कि काफ़ी संख्या में लोगों को टीके की दूसरी खुराक नहीं लग पा रही है और कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने यह कहा है कि उसे लगता है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है,
कि काफ़ी संख्या में लोगों को टीके की दूसरी खुराक भी नहीं लग पा रही है, जबकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के नए प्रकार भी सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब तक 100 से ज़्यादा देशों में कोविड-19 की 30 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है और दुनिया भर में ये अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। देश के सभी लोगों को वैक्सीन देने में कई साल लग जाएंगे, ऐसी आशंका जताई है संसदीय समिति ने। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना की वजह से 26 जनवरी को भारत के दौरे पर नहीं आ सके थे, लेकिन अब अप्रैल के आखिर में वो भारत आएंगे। बोरिस जॉनसन, और इस बात की जानकारी खुद जॉनसन के कार्यालय की तरफ से दी गई है। बता दें कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद बोरिस जॉनसन की ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले भारत ने उन्हें इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन तब वो कोरोना की वजह से नहीं आ सके थे। तब उन्होंने अपने संदेश में यह कहा था कि इस साल भारत आने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारी दोस्ती को मजबूती मिल सके और रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विनम्र आग्रह पर इस खास अवसर का साक्षी बनने को उत्साहित था, लेकिन कोविड-19 के कारण मुझे रुकना पड़ा था। देश के 16 राज्यों ने वन विभाग के वार्षिक बजट में पिछले साल 2019-20 की तुलना में भारी कटौती की है। बजट में कटौती का असर न सिर्फ वनों के संरक्षण पर पड़ेगा, बल्कि बढ़ते हरित क्षेत्र पर भी पड़ेगा। और इन राज्यों ने 12 मार्च को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से इस बाबत विस्तृत जानकारी साझा की है। सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यों की इस कटौती के बारे में जानकारी दी है और इसके अनुसार पश्चिम बंगाल ने वन विभाग के बजट में सबसे ज़्यादा 52% की कटौती की है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने 44%, आंध्र प्रदेश ने 40%, तमिलनाडु ने 38% और बिहार ने 30% की कटौती की है। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।